उसमें से ये पार्ट 5 में आता है ये। इसके पहले वाले हमने क्या किया था उसमें, ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज किया था पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज किया था। अभी हम पार्ट 5 में आ गए। तो पार्ट 5 में हम क्या करने वाले, द यूनियन के बारे में पढ़ने वाले। द यूनियन में मतलब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले, ओके। ठीक है, इसका आर्टिकल होता है 52 से लेके 151 में। ओके, तो हम इसी में पढ़ने वाले द प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। हम आर्टिकल वाइज करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आर्टिकल 52 ये कहता है, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही इस आर्टिकल में। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट के बारे में ऐसे कौन से आर्टिकल में बोला गया, तो वो होगा आपका आर्टिकल 52। द द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 42, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये यही अपना हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, ये अपना हेड ऑफ द स्टेट होता है। और इसी को ही हम प्रेसिडेंट को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, कंट्री बोला जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कंट्री। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल नंबर 52। 53 में आते हैं अभी। आर्टिकल 53 में बोला है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये उस आर्टिकल का नाम है यहाँ पे। ठीक है, इस आर्टिकल में बोला है कि जितने भी अपने मतलब जो भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, वो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इस आर्टिकल में वही मेंशन किया, ऑल द यूनियन, ये सब प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, ओके। ना पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, और ये क्या करता है, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ, मतलब ये दूसरे के एडवाइस पे काम करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम के एडवाइस पे ये काम करता है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट के बारे में बोला जाए तो इसी को ही सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स के नाम से मतलब इसको बोला जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट को ही बोला जाता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। तो आपका आंसर प्रेसिडेंट होना चाहिए था। ओके, ये था आपका आर्टिकल 53। 54 में आते हैं फिर अभी। आर्टिकल नंबर 54 में बोला है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ना इसका इलेक्शन करवाता कौन है, इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो कभी आपने सुना है क्या, कॉमन पीपल लोग इसके इलेक्शन में जाके वोट करते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर के यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में हम वोट करते हैं कॉमन पीपल। तो वो टाइप ऑफ इलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट इलेक्शन। और जहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं जाते, मतलब जहाँ पे हम वोट ही नहीं करते, ऐसे टाइप ऑफ इलेक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जहाँ पे कॉमन पीपल जाके वोट नहीं करते। तो इसके इलेक्शन में वोट कौन करते हैं फिर, अगर हम लोग नहीं जाते तो इसके इलेक्शन में लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी मेंबर्स होते हैं। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें कॉमन पीपल हिस्सा नहीं लेते, जो भी एमपी एमएलए वगैरह वो सब हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो
इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऐसे समझ लो आप। एमपी वगैरह ये सब होते हैं और वो उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा अभी। तो पहला पॉइंट तो आपका होगा बोथ, एक सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर्स इसके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी लोकसभा राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एमपी बोलते हैं ना, सांसद। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलएस बोलते हैं ना। स्टेट के असेंबलीज में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एमएलएस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के लोग हिस्सा लेते हैं। एक है आपका एमपी, लोकसभा राज्यसभा के। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जिसको हम विधानसभा विधान परिषद बोलते हैं, उसके मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और भी लोग हैं जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है, उसके असेंबली के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एसएलए मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ना एक नोट बना के लिख दो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो बाद में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें कौन कौन वोट करते हैं। कोनो तो माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कराना, डिस्टरबेंस हो तो। रोशनी एंड कोई तो था एक, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए ना, कि दो लोग का माइक ऑन था। ठीक है, थैंक यू। ओके, एक नोट बना के लिख दो यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके इलेक्शन में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है, लोकसभा के तो सब मेंबर्स वोट करते हैं, पर राज्यसभा में ऐसे नहीं। राज्यसभा में भी दो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, एक होते इलेक्टेड और एक होते नॉमिनेटेड। इलेक्टेड माने मतलब थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन वो लोग आते हैं यहाँ पे, और नॉमिनेटेड माने जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो आपको नोट में वही लिखना है। नोट में लिखो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ, आरएस लिखता हूँ मैं, राज्यसभा आर नॉट एबल टू वोट, ऐसे लिख दो, मतलब वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, किसी का बाकी है तो बताओ, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा मुझे। स्लाइड चेंज कर दूंगा, किसी का लिखना बाकी है तो बोल दो। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने आई थिंक एसएलसी भी बोला होगा ना। एसएलसी नहीं होगा, मैंने भी गलती से विधान परिषद बोल दिया होगा। सिर्फ एसएलए पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एसएलसी कुछ ही स्टेट्स में होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए, एसएलए माने विधानसभा, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। विधान परिषद यानी कि एसएलसी
ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। और ये मैंने बोला यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, आपके ना जो भी डाउट्स होंगे ना, प्लीज माइक ऑन करके बोलते जाओ, क्योंकि कभी कभी चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं होता है तो आपका डाउट इग्नोर हो जाएगा फिर। उससे अच्छा सिंपली माइक ऑन करो, जो भी आपका डाउट है बोल दो। ठीक है, क्विकली आपको मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। और हाँ बोलो ना। सर दिल्ली एंड आगे क्या लिखा है उसके? पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। यूनियन। उसमें आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में बोला गया है मैनर ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन। तो लिखो फिर, इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद। यहाँ पे ना एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका इलेक्शन होता कैसे, उसका नाम क्या है ना, वो सिर्फ वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका कीवर्ड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये होता है इसका मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको ये समझना है तो मतलब देख लो, ट्राई करो समझने का। कौन है ये रोशनी? आप कुछ तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, मेरे स्क्रीन पे विजिबल हो रही है। ठीक है, मान लो एक इलेक्शन में, रैंडम सा इलेक्शन है, एक ABCD करके चार लोग खड़े हो, तो आप अभी तक क्या करते थे, सिर्फ एक को वोट देके आते थे। पर यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको ना यहाँ पे रैंकिंग करना पड़ता है, तो आप प्रेफरेंस देना होता है, तो आप पहला प्रेफरेंस दोगे, समझो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें मान लो D को दिया, E को दिया, या फिर C को दिया। तो यहाँ से क्या होता है ना, आपका कोई भी वोट ना वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, जो भी एक कैंडिडेट एलिमिनेट हुआ, समझो एक अभी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ट्रांसफरेबल वोट बोला जाता है। ठीक है, मीनिंग नहीं पूछा जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। तो बैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है प्रेसिडेंट का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, बस यही याद रख लो, काम हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, और चाहिए तो ये भी लिख दो, वोटिंग इज हेल्ड इन सीक्रेट बैलेट। मतलब अपने जो भी MP MLA, जो जो लोग भी होते हैं ना, एक बैलेट होता है, वहां पे जाके अपना चिट्ठी डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 56। 56 में बोला है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बोला गया आपका आर्टिकल 56 में। तो अभी प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है बताओ, माइक अनम्यूट करके बोलते जाओ। 5 years। यस। ठीक है, बाय मिस्टेक ड्रॉ गया था, ओके कोई इश्यू नहीं। ठीक है, टर्म इसका होता है 5 years का। और क्या अभी इसका देखा जाए तो, अगर इसको रेजिग्नेशन देना है तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को, यस। VP लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये था आपका 56 में। नेक्स्ट 57। 57 में बोला गया है कि री इलेक्शन, प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में बोला गया है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। ठीक है, तो क्या अपने जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो इलेक्शन के लिए री एलिजिबल होते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं वापस से। यस सर।
यस, तो क्या ऐसा कुछ ऐसा फिक्स दिया है क्या टाइम लिमिट, ये एक ही बार बन सकता है, दो ही बार बन सकता है? नो। नो, मतलब कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स तक बन सकता है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ टाइम ही कैन बी प्रेसिडेंट, ठीक है। पर यूएसए के मामले में ऐसा नहीं है। यूएसए का प्रेसिडेंट अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। उनके केस में ऐसा नहीं है, उनके यहाँ पे लिमिट है, दो ही टाइम का लिमिट है, ठीक है। अभी उनका सेकंड टर्म चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प का, तो अभी इसके बाद वो वापस से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। टू टाइम्स यूएसए का प्रेसिडेंट लिमिट, ठीक है। सिर्फ दो ही बार वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, थर्ड टाइम वो नहीं बन सकते। इन शॉर्ट, वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते हैं। 58, ठीक है। 58 में इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बता गया है। क्वालिफिकेशन इन शॉर्ट क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए? तो यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें, ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड में, हाँ, प्रेसिडेंट का यही मिनिमम एज क्या होना चाहिए? 35। यस, वेरी गुड, मिनिमम एज 35 होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप अगर खड़े हो रहे हो तो। और ये कौन से हाउस से होना चाहिए प्रेसिडेंट? अपर हाउस। अपर अपर हाउस। हाउस। अपर हाउस एक ही हाउस कौन सा? इधर हाउस। अरे एक ही, मतलब क्लियरली बोलो ना थोड़ा, ये सुनाई नहीं दे रहा सिंपली है। कौन, राज्यसभा? नो, वो राज्यसभा। प्रेसिडेंट के यहाँ, वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे होता है। इसके लिए कंडीशन होता है वो क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, ठीक है। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। पर और यहाँ ये पे होता है, क्वालिफाइड का मतलब क्या है? मतलब वो उस हाउस से होना चाहिए, यही मतलब इन शॉर्ट। ओके। उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इसी में एक लास्ट पॉइंट है, सर जो ना मेंबर कोई ऑफ एलएस क्या है? लोकसभा, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है लोकसभा, एलएस। इसी में लास्ट पॉइंट होता है, ये ना, ठीक है, लिखे जाए, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब होगा इसका, बताओ मुझे जरा, आपको जितना पता है। कुछ लोगों का हुआ होगा ये टॉपिक। वो कहीं जॉब वॉब नहीं कर, मतलब कहीं से उसको इनकम नहीं आ रही होनी चाहिए। यस, किसी से उस मतलब कोई गवर्नमेंट सोर्स यानी गवर्नमेंट जॉब से उसका गवर्नमेंट साइड इनकम सोर्स नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। यस, करेक्ट, वेरी गुड, यही है इसमें, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसको इसके अलावा, इसमें सिर्फ ठीक है। गवर्नमेंट इंक्लूड होता है या फिर वो अगर प्राइवेट कर रहा होगा कहीं तो चल जाएगा? चल जाएगा, नहीं तो बताते भी नहीं ना मोस्टली कुछ लोग प्राइवेट सोर्स, ओके। ठीक है। ठीक है, जो नहीं होगा मतलब ऐसा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हो तो कोई आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए, ना तो वो प्राइवेट और ना तो वो गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अभी 59, 59 में कंडीशंस दिया गया है। कंडीशंस, कंडीशन टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा फिर यहाँ पे, अगर उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा रहना है तो उसको जो भी वो प्रीवियस पोस्ट होल्ड करता था लोकसभा में, एज एमपी, एज एमपी कुछ भी वो पोस्ट होल्ड करता था, या फिर राज्यसभा का भी अगर मेंबर रहा होगा वो, मान लो रहा होगा वो, और उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो खड़ा तो रह नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन क्या लगता है, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए वो। तो अगर वो लोकसभा का मेंबर था और उसको प्रेसिडेंट बनना है, तो जो भी उसका प्रीवियस पोस्ट है,
ठीक है, रिजाइन फ्रॉम प्रीवियस पोस्ट। रिजाइन फ्रॉम प्रीवियस पोस्ट, जो भी उसका प्रीवियस पोस्ट है उससे उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है। ओके, ये था पहला वाला क्लॉज इसके अंडर। इसके अंडर तीन ऐसे सब क्लॉजेस है। तो सेकंड वाला क्लॉज, मुझे बताओ प्रेसिडेंट रहता कहाँ पे है? वेयर डू प्रेसिडेंट रिसाइड? दिल्ली। हाँ, दिल्ली राष्ट्रपति बरोबर है, भवन। पर दिल्ली में भी यस, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। तो मुझे ये बताओ, क्या वो राष्ट्रपति भवन में रहता है तो उसके लिए कुछ वो क्या बोलते हैं, अपना रेंट वगैरह पे करता है उसके लिए? नहीं। नहीं, तो इस क्लॉज में वही बोला गया है। तो ठीक है, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग्स लिखता हूँ वहां पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। इन टाइटल के बाद क्या लिखा सर? एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। सर यूज ऑफिशियल के बाद रेसिडेंस क्या यानी कि लिखा है? राष्ट्रपति भवन में, शॉर्ट में लिखता हूँ आरबी। क्या बोल रहे हो? सर यूएस के बाद क्या लिखा है? प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ऑफिशियल रेसिडेंस क्या है उसका? राष्ट्रपति भवन, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। सर ठीक है। फर्स्ट वाला प्रीवियस के बाद क्या रिजाइन लिखा फ्रॉम प्रीवियस पोस्ट। रिजाइन फ्रॉम प्रीवियस पोस्ट। ठीक है। अभी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दो, अभी राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सर एडविन, LUTYENS। ठीक है, ये वो इंसान है जिसने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। ये सेम वही इंसान है जिसने इंडिया गेट को भी डिजाइन किया था। है? एडमिन के बाद में क्या लिखा है? क्या बोला? एडमिन के बाद में क्या लिखा है? LUTYENS, उसका सरनेम है, लुटियंस बोलेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे देखो अभी। ठीक है, ये एक इंसान का नाम है, इसी ने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया और साथ ही साथ इसने गेटवे ऑफ इंडिया गेट को भी बनाया। ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड क्लॉज में ये बोला गया कि आपको इसके सैलरी, इसका सैलरी, अलाउंसेस, ये सब इसमें दिया गया है थर्ड इसमें। ओके, तो 59 इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्लॉज में तो बोलता है उसको प्रीवियस पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, राष्ट्रपति भवन में रहता है तो उसको वो रेंट फ्री रह सकता है बिना रेंट दिए। और थर्ड इसमें इसका सैलरी एंड अलाउंसेस दिया गया है। आर्टिकल 60, यहाँ पे बोला गया है ओथ एंड अफर्मेशन। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ओथ देता कौन है? बोलो। सर आर्टिकल 60 का जो पहले हेडिंग वर्ड किया वो लिखा हुआ क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो आप? पीएम। आर्टिकल 60 के साथ क्या लिखा है वो करती क्या? ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, मुझे बताओ ना, इसको ओथ कौन पीएम। देता है? जिन लोग का हुआ है वो लोग आंसर करो। पीएम। पीएम नहीं देते। सीजीआई वाइस या प्रेसिडेंट। नो, सीनियर जज। CGI। ओके। यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही देता है। या फिर अगर ये एब्सेंट रहा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहे तो कौन देगा फिर इसको? वो ये सपोज, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, SC लिखा है मैंने। ठीक है।
तो अभी रिकॉल करते जरा, पहले सीजीआई बताओ, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है एच जे कानिया। और एट प्रेजेंट के फिफ्थ चीफ के बाद जस्टिस क्या ऑफ लिखा इंडिया, है? सूर्यकांत। आपका ना आवाज कम आ रहा है शायद। सीनियर मोस्ट जज है ये, इफ एब्सेंट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो एब्सेंट रहा तो सीनियर मोस्ट जज देगा सुप्रीम कोर्ट का। ओके, पहले चीफ जस्टिस है एच जे कानिया, 53rd जो कि एट प्रेजेंट के है वो कौन है? बोलो, एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत। यस, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर 61 में जाते हैं अभी। हाँ, ठीक है, रिकॉल करते थे। इसके पहले कौन थे 52nd वाला? जस्टिस बी आर गवई। ओके, ठीक है, 61 में आ जाओ फिर अभी। यहाँ पे दिया गया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को निकलवाना है, इम्पीचमेंट माने उसको निकलवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इम्पीचमेंट का, ये जो हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये हमने प्रोविजन बोरो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये भी नोट करो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो भी प्रोविजन है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। 52 का नाम क्या बोलते हैं? जस्टिस बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, तो अभी इसको निकलवाने के लिए प्रोसीजर में कौन कौन हिस्सा लेते हैं हम वो देखेंगे अभी। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं पहला ऑल एमपी, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन कौन हिस्सा लेते थे इसके इलेक्शन में, निकलवाने इलेक्शन में? तो जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी, और नॉमिनेटेड मेंबर भी हिस्सा लेते हैं अगर इसको निकलवाने का प्रोसीजर चालू है तो। ठीक है, जो कि इसके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, पर अगर इसको निकलवाने का टाइम आ रहा है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट केस में। ओके, जो अपने एसएलए है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अपने एमएलए है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। ओके, तो ठीक सेकंड है, वाले में एसएल ये क्या लिखा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का विधानसभा। स्टेट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये लोग इसके पार्ट्स में हिस्सा लेते हैं। ठीक है,
अभी ना कई बार ग्राउंड पूछा जाता है, प्रेसिडेंट को किन ग्राउंड्स पे निकाला जाता है, वो ग्राउंड इंपॉर्टेंट है। रीजन, ग्राउंड ऑफ रिमूवल। अगर किसी प्रेसिडेंट को निकलवाना है तो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ना, ऐसे भी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग है एक, तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल, वो नाम इंपॉर्टेंट है, तो उसको डबल कोट्स में लिखो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का उल्लंघन ऐसे बोलेंगे ना हिंदी में, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है ग्राउंड ऑफ रिमूवल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 62, प्रेसिडेंट का लास्ट आर्टिकल 62। टाइम टू होल्ड इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहले बात तो मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्यों आएगा, पहला बात तो किन किन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट का सीट खाली हो सकता है। मिलने के बाद, हाँ, यस, क्या बोला आपने। डेथ, अगर उनका अचानक से डेथ हो गया यस, या अचानक से उनका उनका तबीयत, डेथ हो गया। हाँ, यस, या फिर उनका टर्म खत्म हो गया, टर्म खत्म हो गया। टर्म एंड हो गया उनका, या फिर उनको रिमूव कर दिया गया, रिमूवल, निकाल दिया गया उनका। ठीक है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया होगा। यस तो ये सर। कुछ ग्राउंड्स पे ना प्रेसिडेंट का वैकेंसी आता है। ठीक है, डेथ हुआ होगा, या फिर टर्म खत्म हो गया उनका, उनको निकाल दिया गया, या तो उन्होंने खुद से रेजिग्नेशन दिया, तो इन सब ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आता है। तो ये वैकेंसी भरने के लिए ना एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है। ठीक है, वो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ। यस, वेरी गुड, विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। ठीक है, डन। लिखो इसको, लिख के हो गए तो बताओ। हालत में, डन सर। डन, ठीक है। ओके, अभी ना एक वहां पे हमने मिस किया था एक पॉइंट, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कैसे इनिशिएट होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप, इट कैन बी इनिशिएटेड इन, कौन से हाउस में चालू होता है ये प्रोसीजर।
क्या लोकसभा राज्यसभा या फिर दोनों? दोनों। यस, दोनों इट मिलके। कैन बी इनिशिएटेड इन एदर ऑफ द हाउस, मतलब दोनों में से किसी हाउस में। ठीक है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक में, एक ही हाउस में वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सर इट कैन फिर इन के बाद क्या लिखा है? इट कैन बी इनिशिएटेड, चालू हो सकता है, हम्म। कैन बी इनिशिएटेड इन एदर हाउस ऑफ लोकसभा, इनिशिएटेड। ओके। ठीक है, ठीक है, इनिशिएट होने के बाद फिर सेकंड में 1/4 का सिग्नेचर चाहिए, फिर ये आगे बढ़ सकता है। 1/4 या फिर 25%, 25% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स अप्रूवल, या फिर साइन चाहिए उनका, तभी ये आगे इनिशिएट हो सकता है ये। ठीक है, ये सेकंड स्टेप। बाद में थर्ड स्टेप, प्रेसिडेंट को एक नोटिस दिया जाएगा। 14 लोग, सॉरी 15, 15, सॉरी 1/4 या फिर 25 मेंबर्स का सिग्नेचर मिलने के बाद प्रेसिडेंट को एक नोटिस दिया जाएगा। प्रेसिडेंट विल गेट अ नोटिस। ठीक है, और उसके पास ना 14 डेज का टाइम है उसको रिएक्ट करने के लिए। 14 डेज का टाइम होता है उसको रिएक्ट करने के लिए उस नोटिस को, मिनिमम 14 डेज का टाइम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये कैसे क्या फाइनलाइज हो जाता है, कैसे क्या पास हो जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। टू पास इट टू पास इट रिक्वायर्स 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी। 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी मतलब 66% वोट्स, अप्रॉक्स 66% वोट्स। ठीक है, पास इट, टू पास, अगर इसको पास करना करवाना है प्रेसिडेंट के निकलवाने का, जो भी उसका वो उसके बाद क्या लिखा है? चल रहा है, रिक्वायर्स 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी, रिक्वायर्स 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी। ठीक है, मान लो लोकसभा में 550, अभी तो 543 है, 543, उसका 2/3 आप निकालो। ठीक है, 362, मतलब 362 लोगों का अप्रूवल चाहिए, तभी जाके प्रेसिडेंट को निकल 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 दिया जाएगा इससे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये? अभी हम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं फिर। ठीक है, अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा इसमें मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट पार्ट में पहली बात तो आपको जितने भी प्रेसिडेंट है अभी तक के लिए, 1 2 3 4, सबके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, कितने प्रेसिडेंट थे वो सबके सब आपको पता होना चाहिए विथ नेम्स। ठीक है, कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि ये प्रेसिडेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबके नाम लिखना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग द्रौपदी और मुर्मू। शॉर्टेस्ट सर्विंग। ठीक है, हैंड राइटिंग ठीक है दिखता नहीं हो, अच्छे से समझेगा नहीं, पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान। लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड शॉर्टेस्ट सर्विंग। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये आप एज अ होमवर्क करो इन दोनों चीजों को। ठीक है, तो अभी हम वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। बता तो, पहला प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? यस, बोलो।
अरे बोलो ना, पहले प्रेसिडेंट कौन है? कितना हार्ड है ये? राजेंद्र प्रसाद। यस। इतना टाइम क्यों लग रहा है? राजेंद्र प्रसाद में शॉर्ट में लिखा हुआ यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो इनको अपॉइंट किया गया था 24 जैन 1954। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 24 जैन 1950। इसी दिन पे, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन पे हमने दो और काम किए थे। एडॉप्टेड, हमने नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन, उसको अडॉप्ट किया था। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसको भी अडॉप्ट किया गया था। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिनों पे हम तीन मेजर काम हुए थे। राजेंद्र प्रसाद का अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए प्रेसिडेंट। नेशनल एंथम जनगण मन भी अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी अडॉप्ट किया था हमने। ठीक है। 60। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बताओ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हिंट दूं तो उनके बर्थडे पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। यस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट है। एट प्रेजेंट के कौन है वाइस प्रेसिडेंट? राधाकृष्णन। यस, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। अभी ये, जैसे अभी प्रेसिडेंट है, इसके पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। महाराष्ट्र के गवर्नर थे ये इसके पहले। ओके, प्रेसिडेंट पोस्ट के पहले। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया होगा फिर? सीपी राधाकृष्णन के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नहीं, वो तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना। एस चिदम्बरम। जयशंकर हाँ, किसी ने तो नाम बोला, उसको मैंने सुना नहीं अच्छे से। चिदम्बरम। नहीं नहीं, वो ते तो नहीं है। ये जय जगदीप पर कौन धनखड़ होता है। है? जनार्दन। हाँ। नहीं, जगदीप धनखड़ है। हाँ, धनकर। हाँ। यस, ये थे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के पहले। उनके बाद सीपी राधाकृष्णन आए, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे। चलो अभी लगे हाथ, फिर महाराष्ट्र के गवर्नर फिर कौन बन गए होंगे फिर, क्योंकि ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ये तो अभी प्रेसिडेंट बन गए ना, तो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है फिर? विष्णु वर्मा। यस, जिष्णु देव वर्मा, ऐसे कुछ नाम है ना उनका, जिष्णु वर्मा। ठीक है, ये अभी एट प्रेजेंट में महाराष्ट्र के गवर्नर है ये। ठीक है, ये साइड पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो राधा कृष्णन के नीचे क्या लिखा हुआ है हम से? वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ये बोल रहा हूँ कि मैं तो है नहीं, थे। ठीक है। अभी हम्म, रिप्लेस करके दूसरे हुए जगदीप। नहीं नहीं, आपने कंफ्यूजन हो आपको। देखो, सीपी राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, अभी वाइस प्रेसिडेंट है ना सीपी राधाकृष्णन इंडिया के। उन्होंने रिप्लेस किया था जगदीप धनखड़ को। ओके, सीपी राधाकृष्णन पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, क्लियर हुआ? कंफ्यूजन मत रहने दो, क्योंकि नाम थोड़े बहुत सिमिलर लगेंगे आपको। अच्छे से लिखो इसको। मैं इरेज कर देता हूँ इस पॉइंट को, फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखना है हमें। ठीक है, तो अभी हम आर्टिकल वाइज करते हैं। सर ये नहीं लिखना था। लिखना था आपको, इसलिए तो रफ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी लिखना है ना हमें। वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने रफ कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ज्यादा लिखा, नहीं लिखा था क्या आपने? सर थोड़ा रह गया। क्या रह गया था बताओ मुझे। ठीक सीपी है फिर। राधाकृष्णन की बात। हाँ, सीपी राधाकृष्णन के बाद वो ना महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है। तो अभी ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, बस इतना ही लिखो, महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र। 63 62 पे प्रेसिडेंट के आर्टिकल खत्म है। 63, तो 63 कहता है, 63 कहता है देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही है इस आर्टिकल में। देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट 64। तो लिखो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट को वीपी लिखता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसका मतलब है राज्यसभा। ठीक है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वही यहाँ पे बोला गया है। ओके। ओके नेक्स्ट। आर्टिकल 65। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे गया तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? ओ सॉरी सर, मैं उल्टा पूछ गया। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है वो बताओ। यस। बहुत प्रेसिडेंट इजीली जब गेस कर सकते रहेगा तब हो। हाँ, वो प्रेसिडेंट जब छुट्टीवर असेल किंवा प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आया तो टेम्पररी तौर पे ये उस दिन, मतलब उस टाइम तक काम करेगा। इसी का यही काम होता है। ठीक है, तो एक सेकंड लिखते हैं फिर अभी। यस। 65 में लिखो, एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। तो जिस भी दिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होगा या फिर प्रेसिडेंट कुछ काम से बाहर गया, तो उस टाइम पे ये अपना काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट। तो एक नोट बना के लिख दो, ड्यूरिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट he shall not perform the duties of office of chairman of राज्यसभा।
ठीक है, जब भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तहत काम करेगा उस टाइम पे इसको, जो भी राज्यसभा का चेयरमैन जैसे काम करता है वो उसको ड्यूटी नहीं करना होता है। ठीक है, नॉट परफॉर्म बोला है। नेक्स्ट 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं वो लिखो फिर वन बाय वन। एमपी ऑफ बोथ हाउस। एमपी ऑफ बोथ हाउस माने लोकसभा और राज्यसभा दोनों। बोथ को काट के लिखो सर। एमपी एमपी ऑफ ऑफ बोथ बोथ हाउस, बोथ हाउस। हाउस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, और भी जैसे कि और भी लोग हिस्सा लेते हैं जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो भी इसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधानसभा एंड विधान परिषद बोलते हैं, वो लोग इसके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और इसके इलेक्शन में देखा जाए तो और नॉर्मल सी चीज है, जैसे कि आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई मार्कर नहीं चल रहा है मेरे को। शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 होना चाहिए, मिनिमम एज। ठीक है, 67 देखते हैं फिर अभी। लिखो इसको, स्लाइड चेंज करता हूँ फिर। सर आपने वहां पे लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट की एक्टिंग कर रहा है, मतलब उसके ड्यूटीज निभा रहा है, तो वो हम्म। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी नहीं निभा सकता। ठीक है, सो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो प्रेसिडेंट के साथ ही रहता है ना, उसके ऑफिस में। हम्म। तो वो राज्यसभा से क्या कनेक्शन है उसका, वो पूछना था मुझे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, प्रेसिडेंट के साथ रहता है ये नहीं किसी तरह बोला है। ठीक है, वो बस इतना हम्म। बोला है कि वो प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा जब वो छुट्टी पे रहेगा। तो इन शॉर्ट ये हम्म। परमानेंट है, ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये 101% होता है। इसका मेन काम यही होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। पर अब भी कहीं पे भी अगर उसको जरूरत पड़े तो वो प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा, और जब भी वो प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा तो उसको राज्यसभा का चेयरमैन का जो भी उसका काम होगा ना वो तभी नहीं करना चाहिए। ओके ओके गॉट इट। जो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो दोनों सेम पर्सन है, राइट?
हाँ, दोनों एक ही पर्सन है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, ओके ओके। कि वो आपको ना ये सेम आर्टिकल ना, जब हम आगे पार्लियामेंट करेंगे ना, वहां पे भी आपको ये सेम आर्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का चेयरमैन दोनों एक ही इंसान है। तो अभी एग्जाम में कभी जाके ऐसे पूछा राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ सबको? ओके। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट बोला आपने। राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं 67। टर्म, उसका टर्म कितना होता है? तो इसका टर्म होता है नॉर्मली 5 ईयर्स ना। 35 तो एज है इसका। 5 ईयर्स का टर्म होता है। ओके, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट। यस करेक्ट, ये अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। वैसे प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट। यस, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं, मैं तेरे को रेजिग्नेशन देगा, तू मेरे को रेजिग्नेशन दे। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। ओके, दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। और इसको अगर निकलवाने का प्रोसीजर है, एक सिंपल सा रिमूवल प्रोसीजर, सिंपल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हम प्रेसिडेंट में करते थे वैसा नहीं होता है। सिंपल सा एक रेजोल्यूशन होता है जो दोनों हाउस से पास होगा, फिर भी निकल जाएगा। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट वाला। अरे रिमूवल के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? रिमूवल रिमूवल प्रोसीजर। के बाद रिमूवल प्रोसीजर, प्रोसीजर। एक सिंपल से एक रेजोल्यूशन पास करना होता है और इसका रिमूवल का प्रोसीजर हो जाता है। ओके। ठीक है, मैम नेक्स्ट लास्ट 68। हाँ लास्ट बोलो ना। लास्ट स्लाइड दिखाना, 1 मिनट बस। इसके पहले वाला। ओके। ठीक है। सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट 67, 68। टाइम टू होल्ड री इलेक्शन to fill vacancy in office of वाइस प्रेसिडेंट। तो कितना टाइम होता है यहाँ पे उसका इलेक्शन, मतलब उसका वैकेंसी को फिल करने के लिए? तो जैसे प्रेसिडेंट में कितना था, 6 मंथ था, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? 60 डेज का टाइम होता है। ओके, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 69। तो यहाँ पे बोला गया है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अभी मुझे बताओ, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन देगा? यस, बोलो। प्रेसिडेंट। यस, गिवन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? पीजीआई। सीआई। यस, सीजेआई। सीजेआई को ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। यस, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बनता है। सीजेआई को ओथ देता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ देता है सीजेआई। ओके, ये अलग सा पॉइंट है, इसमें आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे
ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। 70 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम 70 को स्किप कर देंगे। 71 एंड 72 इंपॉर्टेंट है। सर बाकी था। अच्छा ठीक है, तो लिखो इसको। लिख के होगा तो बोल दो, फिर मैं चेंज कर दूंगा। डन हुआ, चेंज करो स्लाइड को। 2 सेकंड। ठीक है। हो गया सर, थैंक यू। यस। ठीक है, 71 करते हैं। 70 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 71 इंपॉर्टेंट है। सर 1 मिनट बैक करा ना सर। ठीक है। झालं सर, थँक्यू। ओके। ठीक है, तो लिखो फिर 71 में, मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 69 तक ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल थे, अभी से कुछ अलग से आर्टिकल्स आएंगे, अभी कॉमन भी आर्टिकल दिखेंगे। तो जो भी मैटर्स रिलेटेड, मतलब जो भी इलेक्शन से संबंधित कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, तो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, वो कौन डील करेगा, उसको कौन सॉल्व करेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मध्ये फक्त. यस, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट करके लिख दो। ठीक है, डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसका डिसीजन फाइनल होता है। यस, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
72। पावर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन माने क्षमा करना, गिल्टी असेल क्षमा तर करना, कुठल्या यस। ह्याच्यात. ठीक है, तो ये कुछ पार्डनिंग पावर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो अभी हम प्रेसिडेंट के करते हैं पार्डनिंग पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास कौन से पार्डनिंग पावर्स होते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले पावर ऑफ पावर टू ग्रांट पार्डन, और ये प्रेसिडेंट की बात हो रही है। सर आर्टिकल 70 एक बार दिखाइए। क्या बोल रहे हो? आपका वॉइस कट रहा है। अंकित जी कुछ बोला आपने, आपका वॉइस कट रहा है। आर्टिकल 70 मेरा रह गया है, वो लिखना है सर। 70 मैंने लिखा ही नहीं था ना, 70 इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली 71 लिखा मैंने। ओके, 70 नहीं लिखना आपको, डायरेक्टली 71 72 करो। 72 में लिखो, इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू grant pardon to person who have tried and convicted to any offense। एनी ऑफेंस माने कुछ भी ऑफेंस, जैसे उसको क्षमा मतलब उसको पनिशमेंट मिल गया, डेथ सेंटेंस, तो ये तक भी प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन पार्डनिंग पावर्स देखेंगे। ये लिखो पहले। डेथ के बाद क्या लिखा है सर? हाँ, डेथ के बाद क्या लिखा है? empowers president to grant pardon to person who have tried and convicted to any offense। अच्छा, इसके नीचे क्या लिखा है सर? डेथ सेंटेंस, वही पूछ रहे हो ना, वही लाइन पूछ रहे हो क्या? सर यस। सर पर्सन के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे पर्सन? हाँ, empowers president to grant pardon to person who have tried, who have, इतना खराब हैंडराइटिंग है कि मैं समझ नहीं रहा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। who have tried and convicted to any offense। सर डिसाइडेड बाय एसपी क्या है? ठीक है, तो अभी हमने इसके पार्डनिंग पावर्स देखते हैं, प्रेसिडेंट के पास कौन से पार्डनिंग पावर्स होते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम नया पेज ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, पार्डनिंग पावर्स लिखो। तो पहला पार्डनिंग पावर ही पार्डन है। पार्डन माने
कंप्लीटली एब्सॉल्व, मतलब एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट, एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, मान लो आपको एक पनिशमेंट मिला है डेथ सेंटेंस का, आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, तो वही होता है पार्डनिंग पावर। तो डेथ सेंटेंस यानी फांसी वगैरह कुछ भी देना हो तो आपको पूरे इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट बचा सकते हैं, अगर वो चाहे तो। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट। टाइप ऑफ उदाहरण क्या लिखा है? पनिशमेंट। सेकंड पार्डनिंग पावर, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है? फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज चेंज। ठीक है, जैसे कि मान लो डेथ सेंटेंस मिला है उसको, तो वो चेंज हुआ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हुआ है वो। चेंज के बाद में क्या लिखा है? एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हुआ। उसके बाद तो हाँ, क्या लिखा है चेंज के बाद में? इजी लिखा है क्या? एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल होता है वो, शॉर्ट में लिखा मैंने एग्जाम्पल के। ठीक है। ठीक है, थर्ड वाला पार्डनिंग पावर है रेमिशन। रेमिशन, टाइम ऑफ पनिशमेंट। मैं अभी ये ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ पनिशमेंट इज चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिला है, वो चेंज हुआ 10 years जेल। ठीक है, ये होता है रेमिशन। सर टाइम ऑफ के बाद एज इट इज क्या लिखना है? जो लिखा था आपने वही लिखना है आपको, टाइम ऑफ पनिशमेंट, ऊपर फॉर्म चेंज हुआ, यहाँ पे टाइम चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रेस्पाइट। तो ऊपर लिखा है इम्प्रीज 10 years के इम्प्रिजनमेंट ना, बाद। वही लाइन है। ठीक है, रेस्पाइट में होता है डिसाइडेड ऑन हेल्थ ग्राउंड। डिसाइडेड ऑन हेल्थ ग्राउंड। ठीक है, हेल्थ के ग्राउंड पे आपका ये पनिशमेंट को चेंज किया जाता है। आईना में देख के पढ़ना जरूरी रहेगा। आपका माइक ऑन है रागिनी, प्लीज म्यूट करिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला है रेप्राइव। रेप्राइव होता है
टेम्पोररी टेम्पररी होल्ड ऑन पनिशमेंट, टेम्पररी होल्ड ऑन पनिशमेंट। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग तरह के पार्डनिंग पावर्स हैं। डन, लिखे हुआ ये, किसी का लिखना बाकी है तो बोलो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। डन, चेंज करो स्लाइड। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ से ना अलग से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 73 अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें 73 पढ़ना है, 74 पढ़ना है, सॉरी। 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 75 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीएम के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 74 में बोला गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा या फिर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो फिर वन बाय वन अभी एक पॉइंट्स। मैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ना ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ PM at the head to aid and advise the president। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। ये बोला गया 74 में। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा PMN प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे पॉइंट्स लिख दो, PMN प्रेसिडेंट के बारे में। सर 72 आर्टिकल एंड 73 शो कर रहे हैं सर। 73 में लीला नहीं है, 70 होता पार्डनिंग पावर, यही सब थे 72 में। 73 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन 74 करते हैं। क्लियर? ओके सर, डन। ठीक है, तो PM के बारे में लिखो और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो। PM को ना रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वही बात प्रेसिडेंट को, इसको रियल हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है।
ठीक है। अभी रियल हेड, कभी कभी रियल हेड ना होते हुए ऐसे वर्ड होगा वहां पे, प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो हेड बोला जाता है, डी फैक्टो हेड। और वही इसको बोला जाता है नॉमिनल हेड, नाम का हेड है बस, नॉमिनल हेड या फिर टाइटुलर हेड। टाइटुलर हेड नहीं होगा तो फिर ऑप्शन में डी जूरे हेड भी हो सकता है, डी जूरे हेड। ओके। तो ये पीएम एंड प्रेसिडेंट के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखो ये दोनों चीजें को। ठीक है। फॉल्डिंग पावर के पहले वाला स्लाइड, देखो slide। ठीक है, देखो कौन सा बोल रहे हो आप। ठीक है, ये देखो ये 72 है, ये 73 है, 72 ये 73 आर्टिकल हमने नहीं किया है तो डायरेक्टली 74 किया है, तो आपको दोनों में से कौन सा चाहिए बताओ मुझे। यस शिवानी जी, कौन सा आर्टिकल चाहिए था आपको, देखो। हो गया तो बोल दो, फिर मैं चेंज कर दूंगा। डन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एक, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन टाइप लिखो। मुझे बताओ, ये इज द एडवाइस, मतलब जो भी एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, फ्री होगा, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, यस और नो में आंसर करो मुझे। जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को, क्या वो जरूरी है प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा? यस। मतलब वो एक भी बार रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, मतलब कर जो भी सकते एडवाइस देगा हैं, वो? रिटर्न कितने कर टाइम्स, सकते हैं। कितने टाइम्स रिटर्न कर सकते हैं? 2 टाइम्स। नहीं, सिर्फ वन टाइम। ओके, तो वही डिस्कस करते हैं अभी। इज द एडवाइस ऑफ पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर should be followed by प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भी एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलकर जो भी एडवाइस देंगे, क्या उसको मानना पड़ेगा? तो ठीक है, तो देखो, पहले क्या होता था प्रीवियसली, प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो, पहले क्या होता था प्रेसिडेंट को ये एडवाइस को फॉलो ही करना पड़ेगा, मतलब पहले वो रिटर्न नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट
1978 इस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था? प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ओनली वंस। सिर्फ एक ही बार उस एडवाइस को वो वापस रिटर्न कर सकता है। ठीक है, बट इन रिटर्न न्यू एडवाइस हैज टू बी फॉलोड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भी उसको एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वो एक बार उसको लौटा सकता है कि तुम इसमें चेंजेस करो, और वापस से जो भी एडवाइस मिलेगा वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? सर एकदा परत समजा, काय झालं? एकदा परत एक्सप्लेन करा ना. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? इज द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी एडवाइस वो लोग प्रेसिडेंट को देते हैं, क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा? तो पहले क्या होता था? हाँ, प्रेसिडेंट को वो पहले मानना ही पड़ेगा, वो पहले रिटर्न नहीं कर सकता था। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से प्रेसिडेंट उसको, उस एडवाइस को एक बार वापस कर सकता है, पर रिटर्न में जो भी उसको नया एडवाइस मिलेगा वापस से, वो एडवाइस उसको मानना ही पड़ेगा। तो यही बोला गया है यहाँ पे। ओके सर. ठीक है, सर कोई डाउट है यहाँ तक? सर हाँ, 44th अमेंडमेंट तर राईट टू प्रॉपर्टी होता ना, तर हा हम कसा आला? असं अभी ऐसा थोड़ी है कि इसी अमेंडमेंट से सिर्फ वही हुआ होगा। ये 42, 44 और 86, ये ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है जो एक के अलावा और भी कई जगह पे यूज हुए हैं। ओके, तो ये 3 अमेंडमेंट थे जो ओके. बहुत बार यूज हुए हैं, सबसे ज्यादा 42 वाला। इसीलिए इसको ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अमेंडमेंट की मदद से बहुत सारा चेंजेस हुआ था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया था। क्लियर? हाँ. ठीक है, तो ऐसा कभी भी मत सोचो कि ये सिर्फ एक ही चीज हुआ होगा उसमें। हाँ, भले कुछ आर्टिकल, कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, कुछ अमेंडमेंट, पर ऐसे ये ऐसे अमेंडमेंट से इसकी मदद से बहुत सारी जगहों पे चेंजेस किया गया था। ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो? Yes, sir. क्या पूछना है आपको कुछ? अच्छा, आपने अभी यस सर बोला, कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है? No, sir. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट लेक्चर में ना हम आगे के कुछ आर्टिकल्स करेंगे। 3-4 एक छोटे छोटे आर्टिकल्स बाकी है, तो उसमें हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद हम ना पार्लियामेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम सर आप पार्लियामेंट को आर्टिकल्स स्टार्ट वापस करेंगे। एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल्स? अरे कोणता आर्टिकल ते तर सांग, कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हो? सर 63 से 69 तक। 63 में क्या बोला है? देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या बोला है? वाइस प्रेसिडेंट मतलब वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यही बोला गया है 64 में। 65 में बोला गया है कि वो जब भी प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा तो उसको राज्यसभा का काम जो भी होगा उसको साइड में रखना पड़ेगा, वो एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर सकता है वो। ये 65 में बोला गया है। 66 में उसके इलेक्शन के बारे में बोला गया है, कौन कौन उसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो उसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होना चाहिए कम से कम, अगर इलेक्शन में खड़ा होना हो तो। नेक्स्ट 67 में क्या बोला है? उसका टर्म होता है 5 साल, वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। उसका रिमूवल का कोई एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होता है, एक सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करना होता है दोनों हाउस में, उसको निकलवाने का प्रोसीजर हो जाता है फिर। ठीक है, 68 में बोला गया अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हमें वापस से करना है, किसी कारण उसके ऑफिस में वैकेंसी आया, तो विद इन 60 डेज यानी कि 2 मंथ
विद इन 2 मंथ्स हमें इसको वापस से इलेक्शन करना पड़ेगा। 69 में ओथ दिया गया है, ये अपना इसको शपथ देता है प्रेसिडेंट, ये बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ये थे अपने वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। ठीक है, 71 में बोला गया है जो भी थैंक यू सर। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। और यहाँ पे पार्डनिंग पावर्स दिए हैं। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके। एंड वन थिंग, आज के लेक्चर में जो भी थे, कितने थे अभी, कम हो गए, 30 थे ना। तो सुनो यहाँ से, अभी जिन लोगों ने नहीं थे उनका लॉस होगा, तो सुनो क्या लॉस होगा। 48 थे। हाँ, 48 थे स्टार्टिंग में, अभी ये उनका लॉस है, तो लॉस क्या होगा मैं वो बता देता हूँ। तो सुनो, आर्टिकल 74 से आप ना आर्टिकल्स को लाइटली मत लो। मैं अगेन करता हूँ, लाइटली मत लो ये आर्टिकल्स में। आप शॉर्ट शॉर्ट कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिया अच्छे से याद रख लो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स को याद रखा, यानी कि यूनियन लेवल के आर्टिकल्स को याद रखा, जैसे कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा, इनके ये सब, अगर आपको ये आर्टिकल्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स याद हो गए, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के बहुत इजीली याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसके। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जितने भी आर्टिकल्स है 74 से 75, 76, 77, 78, ऐसे यहाँ से जो भी आर्टिकल्स आएगा आगे, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया, बस एक नंबर आपको ऐड करना होता है, 89। 74 में 89 ऐड करो, आपको क्या मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, पीएम आएगा वहां पे। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या किया था, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे ना, तो यहाँ पे किसको एडवाइस करेंगे, गवर्नर को एडवाइस करेंगे ये लोग। तो ऐसे ही होते हैं आर्टिकल, इसलिए मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स को अच्छे से याद रखो, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत इजीली याद हो जाएंगे। समझा? तो इसको लाइटली मत लो। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना हो? ठीक है, ये देखो आदित्य, यहाँ पे है। ये वाला फर्स्ट। सर किसी एक को बार कुछ लास्ट डाउट है? वाला जो क्वेश्चन लिखवाया था आपने। हाँ, एक सेकंड, एक स्टूडेंट को इसमें कुछ तो डाउट था। देख लो जरा इसको। ओके। ठीक है, झाला आदित्य? ओके। ठीक है, एक और थिंग, किसी को अगर नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो कांटेक्ट में डायरेक्टली आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नोट्स चाहिए तो अगर आपको किसी कारण से नोट्स लिखने को पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हो, तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट करो, मैं आपको नोट्स डायरेक्टली मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। हाँ, कोई तो बोल रहा था लास्ट स्लाइड ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ ये वाला ना, सबसे पहले वाला। हाँ ये वाला इसके ही। पहले वाला। सर आपका हाँ, नंबर। हाँ, एक मिनट, मैं वो अभी स्लाइड जो शो आपने करता हूँ लगाया ना वापस से। क्वेश्चन लास्ट वाला किया आपने। यही यही स्लाइड बोल रहे थे आप? नहीं नहीं उसके बाद वाला। यही होगा फिर, फोर्टी क्वेश्चन फोर तो 74 वही था। के बाद वाला, 74 के बाद में जो आपने क्वेश्चन लिखवाया ना। हाँ, यही है क्वेश्चन वो। हाँ हाँ यही वाला है। ठीक है, इसको लिखो, मैं वो कॉन्टेक्ट नंबर वाला स्लाइड ओपन करता हूँ। हो गया तो बोल दो। हाँ हो गया।